हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद वाले पोस्ट मेंडेलियन एरा में से मल्टीपल एलिलिज्म को डिस्कस किया था। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं मेंडेलिज्म, इसके अलावा हमने पोस्ट मेंडेलियन एरा में जेनेटिक बेसिस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद वाले उस एरा की जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी। तो 1900 के आसपास दो साइंटिस्ट, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की। 1902 में प्रपोज की गई इस थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यह डेफिनेट बात है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद एग्जिस्टेंस में आई। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया फ्लेमिंग ने, और जब फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम और सेल डिवीजन में माइटोसिस के बारे में बताया, उसके बाद ही वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया कि सटन एंड बोवेरी नाम के दो साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया। एक्चुअल में उन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को नोटिस किया, तो उन्होंने पाया कि देयर इज सर्टेन पैरेललिज्म बिटवीन द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, यानी कि जीन और क्रोमोसोम दोनों के व्यवहार में उन्होंने कुछ ऐसी समानताएं देखी जिसकी वजह से दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना जरूरी हो गया। तो हम देखते हैं कि वो क्या सिमिलैरिटीज हैं जो क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर में वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने नोटिस की। देखिए, जैसा कि मेंडल ने बताया था कि जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, सबसे पहली बात। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो पेयर में जो जीन्स हैं दे कम्स फ्रॉम आइदर ऑफ पेरेंट, यानी हर पेयर का एक जीन किसी एक पेरेंट से आता है, मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से। इसी के साथ उन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दीज जीन्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट्स। तो ये जो बेसिक बातें एक जीन के लिए मेंडल ने बताई कि वो पेयर में मिलते हैं। पेयर में जो जीन्स होते हैं उनमें से हर एक जीन एक एक पेरेंट से मिलता है, और जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है देन दीज जीन्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट्स एंड ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन जीन फ्रॉम द पेयर। अब हम देखें क्रोमोसोम के बिहेवियर में क्या चीजें होती हैं। तो जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के लिए भी ऐसा ही पाया गया कि दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर्स। इन एवरी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। हर द्विगुणित जीव में निश्चित संख्या में गुणसूत्रीय जोड़े पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र भी, क्रोमोसोम्स भी इसी तरह पेयर में मिलते हैं, जोड़ों में मिलते हैं। इसी के साथ ईच क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर, प्रत्येक जोड़े का गुणसूत्र, इट कम्स फ्रॉम आइदर पेरेंट, किसी भी जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं दो, उनमें से हर एक किसी एक जनक से प्राप्त होता है, एक मेल पेरेंट से, एक फीमेल पेरेंट से। एंड दीज क्रोमोसोमल पेयर इट ऑल्सो बिकम्स सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये भी जोड़ों में मिल रहे हैं, हर एक जोड़े का एक क्रोमोसोम किसी एक जनक से प्राप्त हो रहा है, और युग्मक बनते समय एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ये क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो इस तरह से जीन और क्रोमोसोम के बिहेवियर में एक पैरेललिज्म नोटिस की गई, दोनों एक पैरेलल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो डेफिनेट बात है कि इनमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो फिर दूसरी चीज एक और बोली गई कि यही वो क्रोमोसोम्स हैं जो आगे जाके जब गैमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जब दो गैमेट
फ्यूज होते हैं और इस तरीके से जब एक तरफ से मेल और एक तरफ से फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं तो उनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो एक एक तरफ से आते हैं वो मिलके यहां पेयर बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोमल पेयर का फॉर्मेशन उसी तरह का बिहेव कर रहा है जैसा जीन पेयर का फॉर्मेशन करता था। तो फिर इनमें क्या रिलेशन माना जाए? एक बड़ी प्रॉब्लम यह होती है या यह देखी गई कि नंबर ऑफ जीन्स आर क्वाइट आइडेंटिकल लाइक नंबर ऑफ ट्रेट्स। जितने प्रकार के आनुवंशिक लक्षण जेनेटिक ट्रेट हम किसी ऑर्गेनिज्म में कंसीडर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट उतनी ही टाइप की जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनका नंबर किसी भी इंडिविजुअल में थाउजेंड्स तक हो सकता है। पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज लिमिटेड इन एन इंडिविजुअल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज लिमिटेड, लाइक वी कैन सी इन ह्यूमन there are 46 present in 23 pairs। तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन के अंदर जो कि मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है 46 टोटल क्रोमोसोम मिल रहे हैं जो 23 पेयर्स में है। पर क्या जीन्स भी इतने ही हैं? नहीं। जितने ज्यादा जेनेटिक ट्रेट किसी ऑर्गेनिज्म में होंगे उतने ज्यादा जीन्स, बल्कि उससे भी ज्यादा जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आगे जाके जब हम जीनोम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ह्यूमन में 25 to 30,000 के आसपास जीन्स होते हैं। तो यहां एक चीज देखी जा रही है कि नंबर ऑफ जीन्स आर सो मेनी व्हाइल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर लिमिटेड, बट बिहेवियर ऑफ बोथ आर सिमिलर। यानी दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो जीन है वही क्रोमोसोम है, हम ये तो नहीं कह सकते। पर हम ये जरूर कह सकते हैं इस नंबर वाली चीज से और दोनों के सिमिलर बिहेवियर से और साथ ही साथ ट्रेट्स को कंट्रोल करने में दोनों के रोल से, लक्षणों को नियंत्रित करने में दोनों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दे मूव इन नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर। क्रोमोसोम और जीन अगली पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं। तो वो क्या तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम कह सकें कि क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में, क्रोमोसोम और जीन अगली जनरेशन में साथ साथ जाते हैं? वो तरीका एक ही हो सकता है कि हम ये मान लें दैट दीज क्रोमोसोम्स दे आर दी कैरियर ऑफ दी जीन्स, कि हम ये मान लें कि इन क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। हम उन्हें अलग अलग सिंबल से शो कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ द जीन्स, मीन ईच क्रोमोसोम कैरी मल्टीपल जीन्स। सो हमारे सामने जो कंक्लूजन यहां निकल के आया वो है क्रोमोसोम्स are the carrier of the genes। और अब हम वो सारी बातें समझ सकते हैं जो हमने डिस्कस की थी इससे पहले कि दोनों का बिहेवियर क्यों कॉमन है। आप देखिए कि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम पेयर में है, इस क्रोमोसोम पर मिलने वाली जीन्स भी पेयर में है। ये जो पेयर है क्रोमोसोम का ये अलग अलग पेरेंट से ऑब्टेन किया गया है और ये पेयर जब सेग्रीगेट होगा और अलग अलग गैमेट में जाएगा तो इस पेयर की जीन भी अलग अलग गैमेट में जाएंगी। अगर मैं यहां 2 गैमेट शो करता हूं कुछ इस तरह से तो आप देखिए कि ये इस क्रोमोसोम को भी कैरी कर रहा है और इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन को भी कैरी कर रहा है। तो हम यहां क्या समझ सकते हैं? हम यहां समझ सकते हैं कि इनके बिहेवियर में जो पैरेललिज्म है क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर में वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज क्रोमोसोम कैरी दोज जीन्स एंड ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट मैनी ऑफ द जीन। क्योंकि गुणसूत्र जीनों के वाहक होते हैं तथा प्रत्येक गुणसूत्र बहुत सारी जीनों को धारण करता है। तो यहीं से गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात शुरू होती है। थियोडोर
बोवेरी एंड वॉल्टर सटन ने जो बात नोटिस की थी वो यही थी कि जीन के और गुणसूत्र के व्यवहार में एक समांतरता है, देयर इज सर्टेन पैरेललिज्म बिटवीन द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। और इसी चीज को जब मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ मिक्स किया तब वॉल्टर सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। तो वॉल्टर सटन की ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है? इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सबसे पहली बात, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, इसके अलावा आप ये ध्यान रखो, दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, बाकी बातें वैसी होंगी, दैट ईच क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर कम्स फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट। देन when गैमेट फॉर्म्स, जब गैमेट बनते हैं तो हर एक पेयर का क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है, एंड द क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स एंड दे कैरी दीज जीन्स इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये कुछ बेसिक बातें हमें पता चली कि हर एक जीव के पास निश्चित संख्या में गुणसूत्र होते हैं जो जोड़ों में मिलते हैं। जोड़े का प्रत्येक गुणसूत्र किसी एक जनक से प्राप्त होता है। युग्मक बनने के दौरान ये आपस में पृथक हो जाते हैं और ये गुणसूत्र जीनों के वाहक होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जीन और क्रोमोसोम के बिहेवियर के बीच में समानता भी बताती है और यह भी बताती है कि गुणसूत्र जीनों के वाहक हैं। अब जब हमारे सामने ये बात आ गई कि गुणसूत्र जीनों के वाहक हैं, तो अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उस पर हम इस नॉलेज को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि इस नॉलेज के आने के बाद हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक क्रोमोसोम पर बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट हैं, मान लीजिए हाइट की जीन को नाम दे देता हूं मैं कह देता हूं यहाँ पर सीड शेप के लिए जीन है, मैं कह देता हूं मान लीजिए यहाँ कॉटिलिडन कलर के लिए जीन है। इस तरह से 3 अलग अलग जीन एक ही क्रोमोसोम पर है। तो डेफिनेट बात है कि जहां जहां ये क्रोमोसोम जाएगा वहां वहां ये अपने साथ इन जीन्स को कैरी करेगा। मान लीजिए सपोज इसके साथ पेयर में दूसरा क्रोमोसोम मौजूद है जिसके पास इस तरह की जीन्स हैं। तो जब सेग्रीगेशन होगा और ये दोनों अलग अलग होंगे तो आप देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम इस तरह का जीन कॉम्बिनेशन कैरी कर रहा है और दूसरा क्रोमोसोम इस तरह का जीन कॉम्बिनेशन कैरी कर रहा है, और इस तरह से ये सारी जीन जो हैं ये एक साथ अगली पीढ़ी में वंशागत हो रही हैं। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो जीन एक क्रोमोसोम पर एक साथ लगी हुई हैं वो सब अगली पीढ़ी में एक साथ जाने की कोशिश करती हैं। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सिमिलर क्रोमोसोम टेंड्स टू इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ दीज जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर, दिस इज कॉल्ड लिंकेज। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना समझ में आई, लिंकेज। एंड लिंकेज इज व्हाट? इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम to inherit together. This is linkage. Linkage is what? Linkage is tendency of genes present and same chromosome to inherit together, to inherit in a linked way. Such genes are called linked genes. ये जितनी भी जीन आप देख रहे हो जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, ये सारी आपस में क्या हैं? ये सारी आपस में लिंक्ड जीन है, क्योंकि ये अगली जनरेशन में साथ साथ जाएंगी। तो फिर यहां पर एक बहुत बड़ा जो लॉ हमने अब तक पढ़ा है जेनेटिक्स का, वो वायलेट हो जाता है। एक सिद्धांत जो आनुवंशिकी का हमने अभी पढ़ा है वो यहां गलत साबित हो जाता है, और वो क्या है? वो है
theory of independent assortment. Sorry. Independent assortment. देखिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो दो ट्रेट ये हम हमेशा किस में देखते हैं, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं। और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो भी दो ट्रेट हम एक साथ लेके चलते हैं, और ना केवल ट्रेट, हम कहते हैं जीन्स कंट्रोलिंग टू ट्रेट्स। यहां पर दो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो जीन है, दे ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मीन्स अगली पीढ़ी में जाते वक्त ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंटली, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, दे ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसके लिए हमने एक क्रॉस देखा था जहां पे राउंड एंड येलो जो सीड पैटर्न था उसको रिंकल्ड और ग्रीन सीड पैटर्न से हमने क्रॉस कराया था, और उसके बाद F1 जनरेशन में हमको राउंड एंड येलो ही मिला था कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद जब हमने F2 जनरेशन ली थी तो हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिले थे। अगर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो भी हमें 1:1:1:1 में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो अब हम इस बात का क्रोमोसोमल बेसिस समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी अभी हमने बात की कि जो जीन क्रोमोसोम पर लिंक्ड हैं वो एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश करेंगी। यहां पर रहने वाली जो दो जीन हैं, आप देख सकते हो ये दो जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुई हैं। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये लिंक्ड जीन हैं, ये एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, और एक क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। तो जब वो एक क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा तो उस पर लिंक्ड सारी जीन भी अगली जनरेशन में जाएंगी। जबकि अपनी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थ्योरी में हम क्या कह रहे हैं कि जीन्स कंट्रोलिंग टू डिफरेंट ट्रेट दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब कि दो जीन एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही हैं, जबकि लिंकेज फिनोमेना में हम देख रहे हैं कि वो हमेशा साथ रहने की कोशिश कर रही हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग बातें हो गई। इन अलग अलग बातों को केवल क्रोमोसोमल बेसिस पर ही समझाया जा सकता है। गुणसूत्रीय आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि सहलग्नता किस कारण से आती है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हिंदी में हम इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। ये किस कारण से आता है, ये दोनों बातें अब हम समझेंगे क्रोमोसोमल बेसिस की हेल्प से, क्योंकि हम अब क्रोमोसोम को समझ चुके हैं। अब पिक्चर में नई चीज आ चुकी है क्रोमोसोम। अब तक हम केवल जीन के बेसिस पे बात कर रहे थे, अब हम जान चुके हैं कि क्रोमोसोम होते हैं जो जीन्स के कैरियर होते हैं, और एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन हो सकती हैं, और वो ही अगली पीढ़ी में जीनों को लेकर जाते हैं। तो देखते हैं हम कि क्रोमोसोमल बेसिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है। जस्ट अ मिनट। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे उस क्रॉस का जो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था, उसका क्रोमोसोमल बेसिस। याद कीजिए वहां जो हमने पेरेंट्स लिए थे, जो पेरेंटल जनरेशन ली थी, वो पेरेंटल जनरेशन में राउंड एंड येलो पेरेंट थे, रिंकल्ड एंड ग्रीन पेरेंट थे। ये पेरेंट का क्या है, ये पेरेंट का फिनोटाइप है। इस फिनोटाइप को जीनोटाइप के वाइज हमने शो कर दिया, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। आप देख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई।
इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो सबसे पहले जो बात हमें समझनी है वो ये समझनी है कि यहां पर ये जो पेयर है, ट्रेट्स का जो पेयर है, ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर मौजूद है। समझ लीजिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है वो ये है कि जो दो पेयर ऑफ जीन किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, देखिए राउंड को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल है, येलो को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल वाई रिस्पॉन्सिबल है, रिंकल्ड को कंट्रोल करने के लिए इसी आर का रिसेसिव टाइप स्मॉल आर है, और ग्रीन को कंट्रोल करने के लिए इसी वाई का रिसेसिव टाइप स्मॉल वाई रिस्पॉन्सिबल है। अब हम केवल सिंबल और फिनोटाइप की हेल्प नहीं ले रहे, साथ में क्रोमोसोम्स की भी हेल्प ले रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहां हमने इस डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करने वाला जो जीनोटाइप है, उसके अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसे कैसे शो किया है, क्रोमोसोम्स के ऊपर शो किया है। आप देखिए यहां पर कि ये देखिए आप, एक क्रोमोसोम पेयर है जिस पर आर एंड आर जीन है, ये दूसरा क्रोमोसोमल पेयर जिस पर वाई एंड वाई जीन है। तो हमने आर वाले पेयर को, यानी सीड की शेप जो राउंड है उसको कंट्रोल करने वाले पेयर को एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे शो किया है, और जो सीड की शेप येलो है उसे कंट्रोल करने वाले को हमने दूसरे पेयर पे शो किया। तो इस तरह से हमने दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंसीडर किए हैं। यही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करने वाली डिफरेंट जीन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे रहेंगी। तो देखिए यहां हमने दो पेयर लिए, यहां भी हमने दो पेयर लिए, डोमिनेंट एलील्स के लिए और रिसेसिव एलील्स के लिए। अब हम सब जानते हैं, अभी अभी हमने जीन और क्रोमोसोम के पैरेलल बिहेवियर के दौरान भी पढ़ा है कि जब गैमेट बनता है तो इस पेयर का एक एक क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाता है। तो आप देखिए, जब इसका गैमेट बनेगा तो हर एक पेयर में से केवल एक क्रोमोसोम ही उस गैमेट में जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं यहां दोनों के पास कैपिटल आर टाइप की जीन है, तो डेफिनेटली केवल कैपिटल आर टाइप की ही जीन इस पेयर में से गैमेट में जाएगी, और दूसरे पेयर में से कौन सी जीन गैमेट में जाएगी, कैपिटल वाई टाइप की। तो इस तरह जो गैमेट बना वो गैमेट कौन सा बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप। इधर से हम देखें, इधर से जो गैमेट बनेगा, गैमेट ऑलवेज कैरी सिंगल क्रोमोसोम एंड सिंगल जीन ऑफ ए पेयर। तो युग्मक हमेशा किसी भी जोड़े का एक गुणसूत्र या एक ही जीन लेकर जाता है। तो यहां स्मॉल आर में से एक, स्मॉल वाई में से भी एक एक ले लिया, और ये दोनों गैमेट जब फ्यूजन के दौरान, जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो जो F1 डाइहाइब्रिड का जीनोटाइप डेवलप होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इधर से स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर हम बात करें इसके फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप वाइज ये क्या होगा, फिनोटाइप वाइज ये होगा राउंड एंड येलो। ये राउंड एंड येलो फिनोटाइप ही शो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगा, क्योंकि F1 जनरेशन में केवल कौन सा फिनोटाइप अपीयर होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर होता है। तो आर स्मॉल वाई में जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई मौजूद है, इसकी वजह से राउंड एंड येलो हो गया। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं, पर हमने यहां क्या समझा, यहां हमने ये समझा कि इस कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए दोनों गैमेट एक एक क्रोमोसोम दे रहे हैं, और इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई के लिए भी दोनों गैमेट एक एक क्रोमोसोम दे रहे हैं। यानी ये दो डिफरेंट ट्रेट जिन दो डिफरेंट जीन से कंट्रोल किए जा रहे हैं, वो दो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हैं। ये फिर से आप सुन लीजिए और दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि जब भी हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे, द जीन्स कंट्रोलिंग टू डिफरेंट ट्रेट शुड बी प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ओके, तो यहां पर अब हम इस F1 डाइहाइब्रिड से गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि इस आर स्मॉल आर वाले पेयर में से हर एक गैमेट में या तो कैपिटल आर जा सकता है या स्मॉल आर जा सकता है। ओके, बट ये जो कैपिटल आर जाएगा इस पेयर में से, वो दूसरे पेयर के कैपिटल वाई के साथ या स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को समझाने के लिए अपन यूज कर लेते हैं एक लाइन डायग्राम। देखिए ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ चला गया यहां। ओके, इसी तरह से ये जो कैपिटल आर है ये यहां स्मॉल वाई के साथ चला गया। ओके, फिर इसका जो स्मॉल आर है आप देखिए यहां ये
कैपिटल वाई के साथ चला गया, और ये जो स्मॉल आर है यहां स्मॉल वाई के साथ चला गया। इस तरह से 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके पास नजर आ रहे हैं। ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये 4 अलग अलग तरह के जो गैमेट बने हैं, वो गैमेट बनना भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही नतीजा है। इसी बात को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है, दैट जीन्स कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट ट्रेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली व्हेन फॉर्मिंग द गैमेट। आप देख सकते हो ये 2 ट्रेट को कंट्रोल करने वाली जीन अलग अलग हैं, एक को आर से शो कर रहे हैं, एक को वाई से शो कर रहे हैं। हर एक टाइप का आर यानी डोमिनेंट और रिसेसिव टाइप का जो आर है वो हर एक टाइप के वाई के साथ जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी। इस तरह से ये 4 गैमेट बनने की पॉसिबिलिटी है, और आप ध्यान दें कि इन चारों के बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। जब ये दोनों डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर होंगे तो ये कोई भी किसी के साथ कंबाइन होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है, इसलिए चारों बराबर मात्रा में बनेंगे। तो यहां हमने इनका अमाउंट नहीं लिखा है, केवल टाइप लिखा है। देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट कौन से हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई फ्रॉम दिस F1 डाइहाइब्रिड। हमारे पिछले फॉर्मूले से हम जानते हैं कि किसी भी डाइहाइब्रिड से कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बन सकते हैं, ये 4 डिफरेंट टाइप के। और यहां ये 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट इक्वल बनने का रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर है, इसीलिए वो 2 डिफरेंट पेयर एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इक्वल अमाउंट में बना रहे हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई कि ये 4 डिफरेंट गैमेट इक्वल क्यों बनते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज तो हम शो कर रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चीज हमें नजर नहीं आती। फिर इस बात का एविडेंस क्या है कि ये चारों इक्वल बने? इस बात का एविडेंस होता है बच्चों टेस्ट क्रॉस। किसी भी F1 हाइब्रिड से बनने वाले गैमेट का अगर आप अमाउंट और उनका टाइप जानना चाहते हो तो आप उसका टेस्ट क्रॉस कराओ। क्या होता है टेस्ट क्रॉस? हम सब जानते हैं किसी भी F1 हाइब्रिड को जब किसी रिसेसिव पेरेंट से, यहां चूंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो ये क्या होगा? डबल रिसेसिव पेरेंट। किसी भी F1 हाइब्रिड को जब किसी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है तो वो होता है टेस्ट क्रॉस। तो यहां हमने F1 हाइब्रिड को किससे क्रॉस कराया? हमने क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट से। तो फिर गैमेटिक कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? F1 हाइब्रिड से बनने वाले 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट और रिसेसिव पेरेंट से बनने वाला केवल एक टाइप का गैमेट। आप ध्यान दीजिए, रिसेसिव पेरेंट से बनने वाला जो केवल एक टाइप का गैमेट है वो केवल एक टाइप का कॉम्बिनेशन कैरी कर रहा है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। और इस टेस्ट क्रॉस का फायदा क्या है, इस बात को समझिए। ये स्मॉल आर ये किसी के भी साथ जाएगा, उसे अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि एक रिसेसिव एलील है। स्मॉल वाई ये भी किसी के भी साथ जाएगा, उसे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये भी एक रिसेसिव एलील है। तो रिसेसिव वाला पेरेंट हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि उससे आने वाला जो गैमेटिक कॉम्बिनेशन है वो गैमेटिक कॉम्बिनेशन जिसके भी साथ जुड़ेगा उसमें कोई चेंज पैदा नहीं करेगा। इसलिए जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो हमें बताएगा कि F1 के गैमेट किस किस अमाउंट में, किस किस प्रोपोर्शन में बने थे। तो ओके, इधर से हमारे पास आया सिर्फ स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इधर से हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और इनको जब हमने कंबाइन किया तो टेस्ट क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रिजल्ट हमारे सामने आता है वो इस तरह से आता है। टेस्ट क्रॉस में हमें इक्वल अमाउंट में ये 4 तरह के प्लांट मिलते हैं। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बता रहा हूं। कोई भी इस F1 डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस उस डबल रिसेसिव पेरेंट से कराएगा तो उस एक्सपेरिमेंट के एंड में उसे क्या मिलेगा? उसे इक्वल अमाउंट में 4 तरह के प्लांट मिलेंगे जिनके पास राउंड सीड विथ येलो कॉटिलिडन होंगे, राउंड सीड विथ ग्रीन कॉटिलिडन, रिंकल्ड सीड विथ येलो कॉटिलिडन एंड रिंकल्ड सीड विथ ग्रीन कॉटिलिडन। यानी गोल बीज और साथ में पीले बीज पत्र, गोल बीज हरे बीज पत्र, झुर्रीदार बीज पीले बीज पत्र और झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र, ये चारों रखने वाले पौधे बराबर मात्रा में मिलेंगे। तो इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो होगा 1:1:1:1:1। ये तो फिनोटाइपिक रिजल्ट है। लेकिन ये फिनोटाइपिक रिजल्ट क्यों आया है? ये फिनोटाइपिक रिजल्ट इसलिए आया है कि इधर से जो आया था टेस्ट क्रॉस का जो पेरेंट था उसने तो स्मॉल आर स्मॉल वाई कंट्रीब्यूट किया है,
तो स्मॉल आर स्मॉल वाई ने तो कोई फर्क डाला नहीं, तो ये राउंड क्यों हुआ? इधर से आने वाले कैपिटल आर एलील की वजह से ये राउंड हुआ। और ये येलो क्यों हुआ? इधर से आने वाले कैपिटल वाई एलील की वजह से ये येलो हुआ। तो इसकी वजह से देखो ये राउंड और येलो आया, क्योंकि इसकी वजह से इसके पास कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई जो कॉम्बिनेशन इसको मिला है वो यहां से मिला है। इधर से तो स्मॉल आर स्मॉल वाई है, वो तो फिक्स है। इसने इसको क्या दिया? इसने इसको दिया कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर की वजह से तो ये राउंड हो गया, लेकिन स्मॉल वाई पेयर की वजह से ये ग्रीन रह गया। ओके, अगेन इधर से इसको क्या मिला? स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर एंड स्मॉल आर की वजह से तो ये रिंकल्ड रह गया, लेकिन इस कैपिटल वाई ने इसको क्या कर दिया? इसको येलो कर दिया। और इधर से इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई मिला, और उधर से भी इसको क्या मिला? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये पूरी तरह रिसेसिव रह गया। और ये रिसेसिव पेयर आपको क्या मिलता है? रिसेसिव पेयर मिलता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला। तो ये जो फिनोटाइप अपीयर हुआ है, इसका रीजन है ये 4 तरह के गैमेट इक्वल अमाउंट में बनना। और ये 4 इक्वल अमाउंट में क्यों बने? क्योंकि ये जो 2 ट्रेट हैं, राउंड एंड येलो मीन सीड शेप एंड कॉटिलिडन कलर, इनको कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो 2 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पर हैं। तो इस वजह से हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट फाइनली 1:1:1:1 मिलता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करते हैं, और क्यों 2 डिफरेंट जीन पेयर होते हुए भी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्रोमोसोमल बेसिस समझ में आ गया। इस टेस्ट क्रॉस की वजह से F1 डाइहाइब्रिड से बनने वाले 4 डिफरेंट गैमेट्स के इक्वल अमाउंट में बनने का रीजन समझ में आ गया। अब अगर मैंने इसका टेस्ट क्रॉस नहीं करा के इसकी सेल्फिंग कराई होती, तो आप समझ जाइए ये 4 तरह के गैमेट एक तरफ बनते, उसी तरह के 4 गैमेट दूसरी तरफ बनते, और टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने होते? 4 × 4 16। और उन 16 में से फिर यही चारों फिनोटाइप हमें मिलते, पर किस रेशियो में? 9:3:3:1 के रेशियो में, जब दोनों तरफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता। पर उस दोनों तरफ की कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने एक ही तरफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझा है, दूसरी तरफ हमने डबल रिसेसिव पेरेंट ले लिया है, जिसमें किसी भी तरह के असॉर्टमेंट का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास दोनों जीन पेयर रिसेसिव टाइप के हैं, जो किसी के भी साथ जाने पर उसमें कोई चेंज क्रिएट नहीं करते। इसीलिए हम इस तरह के क्रॉसेस की स्टडी टेस्ट क्रॉस के थ्रू करते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्रोमोसोमल बेसिस को हमने टेस्ट क्रॉस की मदद से समझा। अब यहां एक बात आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो, एक बात आप बहुत क्लियरली फील कर सकते हो, जो हमने पहले डिस्कस की थी, कि अगर यहां पर आपके सामने ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होके सेम क्रोमोसोम पर डिफरेंट जीन्स होती, तो जब भी ये गैमेट में जाते, ये हमेशा साथ रहने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं होते, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट टेंस on same chromosome, they always tend to inherit together. They never show independent assortment. इसलिए independent assortment की strict condition हमारे सामने क्या हो गई? 2 जीन्स का 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे होना, और अगर वो सेम पर हो गए then they will show linkage. तो लिंकेज किस तरह से होती है, और लिंकेज फिनोमिना को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, सबसे पहले इसे किसने देखा, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, लिंकेज थ्योरी किसने दी, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में केवल लिंकेज को मैंने वर्बली आपको बताया है, बट ये लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्रोमोसोमल बेसिस हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिंकेज। थैंक यू।